दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने हिस्ट्री को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों एक नया टॉपिक या नया सब्जेक्ट भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को स्टार्ट करेंगे, यानी कि दोस्तों हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारी हमारी जो आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं 26 मई 2024 को, उसकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, यूपीएससी में दोस्तों प्रश्न तो नहीं, लेकिन दोस्तों फैक्ट जरूर रिपीट करते हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को जो हम लोग हल करते चल रहे हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा उद्देशिका, और देखेंगे दोस्तों उद्देशिका से संबंधित क्या क्या प्रश्न हमारी परीक्षाओं में, पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो 2023 में हम देखेंगे उद्देशिका टॉपिक से क्या प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न यहाँ देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, 2023 में हमारा जो प्रियम्बल से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यहाँ देखिए, चलिए देखिएगा दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें, चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, 2023 में जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन कह रहा है दोस्तों हमारा क्या, कथन कह रहा है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को क्या किया दोस्तों, मनाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। और कथन कह रहा है दोस्तों हमारा कि 26 नवंबर 1949 को या 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपण समिति बनाई गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। कथन एक सही है, किंतु कथन दो हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, फिर देखिए, कथन कह रहा है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। और कथन कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपण समिति बनाई गई। तो कथन हमारा गलत दिया गया है दोस्तों, लेकिन कारण जो है दोस्तों, यानी कि हमारा कथन गलत कह रहा है, लेकिन कथन जो फर्स्ट दिया गया है वह हमारा सही है। कथन सेकंड जो दिया गया है वह दोस्तों हमारा गलत है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या मार्क करेंगे, वह हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि हमारा कथन फर्स्ट जो है वह बिल्कुल राइट है दोस्तों, लेकिन किंतु कथन दो हमारा क्या है, वह दोस्तों गलत दिया गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। और चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, अब बढ़ेंगे हम 2021 में जो हमारा प्रियम्बल से पूछा गया प्रश्न है उसकी तरफ। इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, जो 2023 में पूछा गया प्रश्न है ऑप्शन सी, कथन एक सही है, किंतु कथन दो हमारा क्या है, गलत है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्यों, यहाँ देख लें, देखें दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, यहाँ देखें, कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में क्या है, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1949 में भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया, जो आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ दोस्तों, लागू हुआ। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1949 में भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया, जो आगे चलकर 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। ठीक है, अतः कथन एक हमारा क्या है, सही है। फिर देखिए, 29 अगस्त 1947 को दोस्तों संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया, जिसने भारतीय संविधान के प्रारूप को क्या किया, तैयार किया। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया, जिसने भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार किया। अतः कथन दो हमारा सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बढ़ेंगे 2021 में जो हमारे प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका से पूछे गए प्रश्न हैं उनकी तरफ। ठीक है, यहां देखिए क्या पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। ठीक है, देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। और एक बार और देखेंगे, कह रहा दोस्तों कि 26
26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो याद रखें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ एक छोटा सा नोट दिया गया है दोस्तों, उसको देखें यहाँ क्या कह रहा है। हालांकि 1976 में किए गए संविधान के 42वें संशोधन के पश्चात प्रस्तावना में दोस्तों समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दिए गए, जिससे भारत की संवैधानिक स्थिति में क्या हुआ दोस्तों? परिवर्तन हुआ। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। क्या है? हालांकि 1976 में किए गए संविधान के 42वें संशोधन के पश्चात प्रस्तावना में दोस्तों कौन कौन से शब्द समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और दोस्तों अखंडता शब्द जोड़ दिए गए, जिससे भारत की संवैधानिक स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो याद रखें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 2020 में जो हमारे प्रियम्बल से पूछे गए प्रश्न है उसकी तरफ देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है दोस्तों? भारत के संविधान की उद्देशिका, तो इसका राइट आंसर मार्क करेंगे कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा दोस्तों भारत के संविधान की उद्देशिका, याद रखिए दोस्तों, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, फिर देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका, तो याद रखें दोस्तों, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी। फिर देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों, जो कि हमारा 2017 में पूछे गए प्रियम्बल से प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो भी यहाँ पे दिए गए हैं, जिनको हम लोग हल करते चल रहे हैं। ठीक है, यूपीएससी में दोस्तों फैक्ट डायरेक्ट रिपीट करते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग सारे प्रश्नों को देखते चलिए। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है। 2017 में पूछा गया प्रश्न है हमारा प्रियम्बल से। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में क्या है? सन्निविष्ट नहीं है। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में क्या है दोस्तों? सन्निविष्ट नहीं है। ठीक है, तो पहला कह रहा है दोस्तों कि विचार की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता, फिर कह रहा है हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और फिर डी कह रहा है दोस्तों विश्वास की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में क्या है दोस्तों? सन्निविष्ट नहीं है। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों विचार की स्वतंत्रता, बी कह रहा है दोस्तों हमारा आर्थिक स्वतंत्रता, सी कह रहा है दोस्तों हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और डी कह रहा है दोस्तों विश्वास की स्वतंत्रता। ठीक है, तो राइट आंसर हम बिल्कुल मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, क्या मार्क करेंगे? वह है दोस्तों ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। यहां देखें, कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कुछ स्वतंत्रताओं जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। क्या है? भारत के संविधान की उद्देशिका में कुछ स्वतंत्रताओं जैसे दोस्तों विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं दोस्तों, याद रखिएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और फिर दिया गया है दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं की गई है। सामाजिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय को सन्निविष्ट किया गया है, स्वतंत्रता को नहीं। ठीक है, क्या है? सामाजिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ दोस्तों आर्थिक न्याय को सन्निविष्ट किया गया है, आर्थिक स्वतंत्रता को नहीं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता, जो कि दोस्तों हमारा 2017 में उद्देशिका से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, जो कि हमारा 2017 में पूछा गया है। देखेंगे क्या कह रहा है, यहां ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा दोस्तों कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में क्या दोस्तों प्रतिबिंबित होता है? ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल में। ठीक है, फिर देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों उद्देशिका। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि संविधान की उद्देशिका में
उन आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के क्या है दोस्तों, आधार हैं। ठीक है, कह रहा है इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच क्या है दोस्तों, उल्लिखित है, अतः विकल्प ए सबसे सटीक है। ठीक है, फिर देखिए भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, तो याद रखिए दोस्तों उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका में उन आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है दोस्तों, अतः विकल्प ए हमारा क्या है, सबसे सटीक है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। ठीक है, चलिए मूल अधिकार से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं हमारे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में, उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो 2023 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है दोस्तों, तो सही आंसर याद रखें क्या है, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है, तो याद रखें दोस्तों विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, देखेंगे कह रहा है कि सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है, तो याद रखें दोस्तों इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे विधि की निष्पक्ष क्या है दोस्तों, प्रयुक्ति। ठीक है, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति दोस्तों हमारा सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय है, क्या है, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ देखिए। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों हमारा कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का एक दायित्व है, यह एक दायित्व है कि वह राज्यों को क्या करे दोस्तों, आंतरिक असुरक्षा से बचाए। क्या है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक असुरक्षा से बचाए। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा क्या कह रहा है कि भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है कि आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों ऑप्शन बी। क्या है, कह रहा है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो याद रखें दोस्तों इसमें हमारे केवल 2 कथन सही दिए गए हैं। ठीक है, हम यहाँ डिटेल देख लेंगे। फिर देखिए कह रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक क्या करे दोस्तों, असुरक्षा से बचाए। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से क्या दोस्तों, छूट प्रदान करता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसकी व्याख्या हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, देखिए ध्यानपूर्वक व्याख्या देखें दोस्तों। कह रहा है कि अनुच्छेद 355 के अनुसार, ठीक है, कह रहा है क्या है, आर्टिकल 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक असुरक्षा से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार क्या है दोस्तों, चले। फिर देखिए अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक असुरक्षा से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। ठीक है, फिर देखिए अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक असुरक्षा से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। अतः कथन 1 हमारा दोस्तों सही दिया गया था। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि उदाहरण के लिए संविधान का अनुच्छेद 22(1) कानूनी परामर्श के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, लेकिन अनुच्छेद 22(3)(b) दोस्तों निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों से यह अधिकार छीन लेता है। ठीक है, इन प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने AK राय बनाम भारत संघ के मामले में यह फैसला सुनाया कि बंदियों को सलाहकार बोर्ड की सुनवाई में कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है। अतः कथन 2 हमारा सही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों, क्या देखिए यहाँ कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1987 और आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 क्रमशः टाडा और पोटा के रूप में जाना जाता है, ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयानों को स्वीकार करने का प्रावधान किया था। अतः कथन 3 हमारा क्या है दोस्तों, सही नहीं है। ठीक है, कथन 3 हमारा दोस्तों सही नहीं है। याद रखिएगा, हम लोगों ने व्याख्या देख लिया है डिटेल। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और जल्दी से देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखें।
पहला पॉइंट कह रहा था दोस्तों कि हमारा प्रश्न में कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक असुरक्षा से बचाए, तो यह पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया था कि अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक असुरक्षा से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। अतः कथन एक हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, दूसरा देखें, उदाहरण के लिए संविधान का अनुच्छेद 22 कानूनी परामर्श के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, लेकिन अनुच्छेद 22(3)(b) निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों से यह अधिकार छीन लेता है। ठीक है, कह रहा है इन प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने AK राय बनाम भारत संघ के मामले में यह फैसला सुनाया कि बंदियों को सलाहकार बोर्ड की सुनवाई में कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है। अतः कथन 2 हमारा सही दिया गया है। तीसरा देखें, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1987 और आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002, जिसे हम लोग क्रमशः टाडा और पोटा के रूप में जाना जाता है, ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयानों को स्वीकार करने का प्रावधान किया था। अतः कथन 3 हमारा सही नहीं है। ठीक है, कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में यह प्रावधान है कि पुलिस प्राधिकरण के समक्ष या पुलिस हिरासत के तहत की गई स्वीकारोक्ति दोस्तों क्या है, अस्वीकार्य है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमारा जो प्रश्न था उसको हम लोगों ने देख लिया और इसका सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था, वह है दोस्तों मार्क किया था केवल 2 कथन इसमें से सही दिए गए हैं, यानी कि तीसरा कथन गलत है दोस्तों, पहला और सेकंड कथन हमारा बिल्कुल राइट है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलिए, क्योंकि फैक्ट दोस्तों यूपीएससी की परीक्षाओं में रिपीट करते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उपदेशा क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। ठीक है, सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें। चले दोस्तों बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे हमारे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें। चलिए दोस्तों देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। चलिए देखिए दोस्तों, 2021 में जो हमारे फंडामेंटल राइट से पूछे गए प्रश्न थे उसको अब हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए, 2021 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। बिल्कुल सही है। कह रहा है दोस्तों उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं, तो यह हमारा सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था, तो यह भी पॉइंट हमारा सही नहीं है। तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा क्या, कि किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की क्या दोस्तों अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। क्या है, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। और कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है, तो सही आंसर इसका मार्क करेंगे दोस्तों 1, 2 और 3, तीनों पॉइंट हमारे सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी। फिर देखिए, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। बिल्कुल गलत है। कह रहा है कि वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था, यह भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा गलत है। और सही आंसर इसमें पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है, तो तीनों पॉइंट हमारे सही नहीं है। चलिए डिटेल व्याख्या हम देखेंगे दोस्तों नीचे क्या हमारा कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, कह रहा है दोस्तों हमारा कि संविधान का अनुच्छेद 18(1) यह प्रावधान करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। क्या है, संविधान का अनुच्छेद 18(1) यह प्रावधान करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, 1995 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बालाजी राघवन मामले में दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि भारत रत्न व पद्म पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18(1) में वर्णित उपाधियां नहीं है। अतः कथन 1 हमारा सही नहीं है। ठीक है, कह रहा है फिर से
संविधान का अनुच्छेद 18(1) यह प्रावधान करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है। 1995 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बालाजी राघवन मामले में दिए गए निर्णय से यह स्पष्ट किया गया कि भारत रत्न व पद्म पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18(1) में वर्णित उपाधियां नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अतः कथन 1 हमारा सही नहीं है। कथन 1 हमारा क्या कह रहा था, यहाँ देखिए। कथन 1 कह रहा था दोस्तों हमारा कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा दोस्तों हमारा वह है कि उल्लेखनीय है कि वर्ष 1954 में आरंभ किए जाने के पश्चात ऐसा 2 बार 1978, 79 व 1993, 97 हुआ कि पद्म पुरस्कार वितरित नहीं किए गए क्योंकि इन्हें निलंबित किया गया था। अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है। ठीक है, क्या है दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा दोस्तों कि वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था, तो यह स्टेटमेंट भी हमारा गलत दिया गया है। यहाँ देखिए उल्लेखनीय है कि वर्ष 1954 में आरंभ किए जाने के पश्चात ऐसा 2 बार 1978, 79 व 1993, 97 में हुआ कि पद्म पुरस्कार वितरित नहीं किए गए क्योंकि दोस्तों इन्हें निलंबित किया गया था। कब, डेट याद रखिए, 1978, 79 व 1993, 97 में। 1978, 79 व 1993, 97 में हमारे पद्म पुरस्कार क्या किए गए थे दोस्तों, निलंबित किए गए थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमारा स्टेटमेंट सेकंड भी सही नहीं दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा था कि किसी वर्ष विशेष में अधिकतम दोस्तों 3 भारत रत्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं। अतः कथन 3 हमारा सही नहीं है। इस प्रकार जो सही विकल्प मार्क करेंगे वह हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, कह रहा है कि किसी वर्ष विशेष में अधिकतम दोस्तों 3 भारत रत्न पुरस्कार क्या किए, दिए जा सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, किसी वर्ष विशेष में अधिकतम 3 भारत रत्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं। अतः कथन 3 हमारा सही नहीं है। इस प्रकार हम मार्क करेंगे विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, विकल्प डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। प्रश्न कह रहा था कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा था कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी। तीनों ही कथन हमारे सही नहीं दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ जो कि हमारे 2021 में पूछे गए हैं फंडामेंटल राइट से संबंधित। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ। चलिए देखिएगा ध्यानपूर्वक दोस्तों। चलिए देखेंगे, कह रहा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। क्या है, देखें, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। ठीक है, कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा शेष सही है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों केवल 2, ऑप्शन बी। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। ठीक है, दूसरा कह रहा है दोस्तों हमारा कि न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत दिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी केवल 2 और व्याख्या देख लेंगे क्या दिया गया है। यहां देखें, कह रहा दोस्तों कि भारत के संदर्भ में न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और उसे जेल में रखा जाता है। क्या है, भारत के संदर्भ में न्यायिक हिरासत का अर्थ है दोस्तों कि अभियुक्त क्या है, संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और उसे क्या है दोस्तों, जेल में रखा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिए। अतः कथन 1 हमारा सही नहीं है। क्या कह रहा था कि न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। भारत के संदर्भ में न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और उसे जेल में क्या दोस्तों, रखा जाता है। ठीक है, अतः कथन 1 सही नहीं है। दूसरा कह रहा है साथ ही यदि मामले का प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायिक हिरासत के दौरान किसी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करना चाहता है तो उसके द्वारा दोस्तों न्यायालय की अनुमति ली जाना क्या है, अनिवार्य है। अतः कथन 2 हमारा सही है। तो विकल्प हमारा सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि न्यायिक हिरासत का अर्थ है दोस्तों क्या, भारत के संदर्भ में न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और उसे जेल में रखा जाता है, ना कि पुलिस की स्टेशन के हवालात में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसीलिए हमारा कथन सही नहीं है। दूसरा कह रहा है
कि न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से क्या दोस्तों पूछताछ नहीं कर सकते हैं। अतः कथन 2 हमारा सही है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ। ठीक है, देखिए, चलिए दोस्तों देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए कह रहा है दोस्तों, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। क्या है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। पहला कह रहा है। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है दोस्तों कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने क्या है दोस्तों, नियम है। तो पहला स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, फिर देखिए, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि दोस्तों वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के क्या है दोस्तों, अपने नियम है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा दोस्तों, भारत में कारागारों में सजा काट रहे बंदियों को समय समय पर पैरोल पर छोड़े जाने की व्यवस्था प्रचलित है। क्या है, भारत में कारागारों में सजा काट रहे बंदियों को समय समय पर पैरोल पर छोड़े जाने की व्यवस्था प्रचलित है। सामान्यतः एक बंदी द्वारा पर्याप्त आधार प्रस्तुत किए जाने पर उसे पैरोल दी जा सकती है। हालांकि पैरोल पर छोड़ा जाना किसी भी प्रकार से बंदी के अधिकार का मामला नहीं है और पर्याप्त आधारों के बावजूद प्रशासन उसे पैरोल देने से क्या दोस्तों, इनकार कर सकता है। इस पॉइंट को याद रखिए। कह रहा है, भारत में कारागारों में सजा काट रहे बंदियों को समय समय पर पैरोल पर छोड़े जाने की व्यवस्था प्रचलित है। सामान्यतः एक बंदी द्वारा पर्याप्त आधार प्रस्तुत किए जाने पर उसे पैरोल दी जा सकती है। हालांकि पैरोल पर छोड़ा जाना किसी भी प्रकार से बंदी के अधिकार का मामला नहीं है और पर्याप्त आधारों के बावजूद प्रशासन उसे पैरोल देने से क्या दोस्तों, इनकार कर सकता है। अतः कथन 1 हमारा सही है, जो कि क्या कह रहा था, कथन 1 हमारा सही नहीं है, जो कि क्या कह रहा था दोस्तों, कि जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। और देखेंगे दोस्तों दूसरा हमारा क्या कह रहा था स्टेटमेंट, कि कैदी की पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के क्या है दोस्तों, अपने नियम है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 4 कह रहा दोस्तों कि कारागार, सुधारालय और पोस्टल संस्थालय और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं और उनमें निरुद्ध व्यक्ति कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों से क्या है दोस्तों, ठहराव है। इससे यह स्पष्ट है कि पैरोल के नियमों सहित कारागारों से संबंधित किसी प्रकार की विधि व नियम बनाना राज्य विधानसभाओं का क्षेत्राधिकार है। अतः कथन 2 हमारा सही है, वह विकल्प बी हमारा क्या होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा। ठीक है, फिर देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 4 कह रहा दोस्तों, कारागार, सुधारालय, पोस्टल संस्थाएं और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं और उनमें निरुद्ध व्यक्ति कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों से क्या है दोस्तों, ठहराव है। ठीक है, कह रहा है कि इससे स्पष्ट यह है कि पैरोल के नियमों सहित कारागारों से संबंधित किसी प्रकार की विधि व नियम बनाना राज्य विधानसभाओं का क्षेत्राधिकार है। तो सही आंसर दोस्तों हम क्या मार्क करेंगे, हमारा जो कथन 2 दिया गया है कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के क्या हैं, अपने नियम हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2021 में जो हमारे पूछे गए फंडामेंटल राइट से प्रश्न हैं उसकी तरफ, चौथे नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ देखिए। ठीक है, कह रहा दोस्तों, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। तो सही आंसर मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 14। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों हमारा कि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। तो सही आंसर मार्क करेंगे हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ विधि के समक्ष समता का आशय है कि भारत में सभी व्यक्ति विधि के दायरे में समान रूप से आएंगे और किसी को भी कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। क्या है,
यहाँ विधि के समक्ष समता का आशय यह है कि भारत में सभी व्यक्ति विधि के दायरे में समान रूप से आएंगे और किसी को भी कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में यदि कोई विधान किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो विधि के समक्ष समता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। इस प्रकार विकल्प ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा था कि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो कि कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित व अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 14 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार हमारा क्या है दोस्तों? संरक्षित है। ठीक है, फिर देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार दोस्तों संरक्षित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है विकल्प सी यानी कि अनुच्छेद 21 राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है देखें फिर से कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो याद रखें दोस्तों अनुच्छेद 21 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए देखेंगे दोस्तों यहाँ आगे इसका डिटेल व्याख्या क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि 24 अगस्त 2017 क्या है? कह रहा है डेट है दोस्तों 24 अगस्त 2017 की। कह रहा है 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ ने जस्टिस दोस्तों के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए निजता के अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। क्या है? कह रहा है 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ ने दोस्तों जस्टिस के.एम. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए निजता के अधिकार को क्या दोस्तों एक फंडामेंटल राइट के रूप में मान्यता दी। ठीक है, न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में और संविधान के भाग 3 द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है। अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2020 में पूछे गए जो हमारे फंडामेंटल राइट से प्रश्न है उसको हम देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? क्या है? फिर देखिए निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो सही आंसर मार्क करेंगे समता का अधिकार, जो कि दोस्तों हमारा अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो याद रखें दोस्तों समता का अधिकार। ठीक है, व्याख्या देखें। संविधान में दोस्तों समता का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में निहित है। कह रहा है इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में प्रावधान है कि दोस्तों अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण क्या दोस्तों निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दोस्तों क्या है दंडनीय होगा। अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन डी समता का अधिकार यानी कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 14 से 18 के तहत दिए गए हैं और अनुच्छेद 17 में दोस्तों हमारा दिया गया है अस्पृश्यता क्या है एक अपराध है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा देखेंगे यहाँ, जो कि 2020 में हमारे पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यानी कि दोस्तों यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को क्या दोस्तों प्रतिबिंबित करता है करते हैं? तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा उद्देशिका भी। फिर दोस्तों मार्क करेंगे हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, और फिर दोस्तों मार्क करेंगे मूल कर्तव्य भी। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को क्या करते हैं प्रतिबिंबित करता है या करते हैं? तो सही आंसर मार्क करेंगे उद्देशिका यानी कि दोस्तों प्रियम्बल। ठीक है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और मूल कर्तव्य हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि दोस्तों हमारे संविधान में
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर जोड़े गए थे। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। देखिए, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है या करते हैं? तो पहला कह रहा है दोस्तों उद्देशिका, दूसरा कह रहा है राज्य की नीति के निदेशक तत्व और तीसरा कह रहा है दोस्तों मूल कर्तव्य। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे हमारे 2019 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनकी तरफ देखेंगे। यहाँ देखिए 2019 में जो हमारे फंडामेंटल राइट से पूछे गए प्रश्न हैं उनकी तरफ। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, फिर देखिए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को क्या दोस्तों संरक्षण देता है? तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 21। ठीक है, कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने हादियाबाद के निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 21 अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को क्या दोस्तों संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो याद रखें उच्चतम न्यायालय ने हादियाबाद के निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 21 अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को क्या दोस्तों संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो याद रखें आर्टिकल 21 हमारा अनुच्छेद 21 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ेंगे 2018 में जो पूछा गया हमारा फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रश्न है उसकी तरफ। ठीक है, देखिए कह रहा दोस्तों कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में क्या है संरक्षित किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से क्या दोस्तों अर्थित होता है? तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे इसका अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखेंगे क्या कह रहा है निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से क्या दोस्तों अर्थित होता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं हमारा बिल्कुल राइट आंसर, इसका मार्क करेंगे ऑप्शन सी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए 2017 में जो हमारे फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उनकी तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या हमारा कह रहे हैं प्रश्न। ठीक है, देखिए यहाँ चलिए देखिए दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों हमारा कि अधिकार नागरिकों के विरुद्ध क्या है दोस्तों? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। ठीक है, बी कह रहा है दोस्तों कि अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में क्या है दोस्तों समाविष्ट हैं। ठीक है, फिर सी कह रहा है कि अधिकार हमारे राज्य के विरुद्ध नागरिकों के क्या है दोस्तों दावे हैं। क्या है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। और डी कह रहा है कि अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। ठीक है, चलिए व्याख्या देखिए यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग व्याख्या क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ व्याख्या हमारा कह रहा है दोस्तों कि नागरिक अधिकारों का अर्थ वे मूल स्वतंत्रताएं हैं जिनका उपयोग नागरिक कर सकता है। यदि इन अधिकारों के उपयोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो तो वह न्यायालयों अथवा प्रशासनिक अधिकारों की सहायता से उनके उपभोग की सुविधा प्राप्त कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि अधिकार हमारे राज्य के विरुद्ध नागरिकों के क्या हैं दोस्तों दावे हैं। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि नागरिक अधिकारों का अर्थ है कि वे मूल स्वतंत्रताएं हैं जिनका उपयोग नागरिक कर सकता है और यदि इन अधिकारों के उपयोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो तो वह न्यायालयों अथवा प्रशासनिक अधिकारों की सहायता से उनके उपभोग की सुविधा प्राप्त कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि दोस्तों अधिकार हमारे राज्य के विरुद्ध नागरिकों के क्या हैं दावे हैं। दोस्तों इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो याद रखिए दोस्तों अधिकार हमारे राज्य के विरुद्ध नागरिकों के क्या है दोस्तों दावे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ जो कि हमारा क्या दोस्तों 2017 में पूछा गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। क्या है, देखिए
कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच क्या है दोस्तों हमारे सही संबंध हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसमें जो है दोस्तों वह कि अधिकार कर्तव्यों के साथ क्या है दोस्तों सह संबंधित हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए मार्क करेंगे। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। तो याद रखें दोस्तों अधिकार हमारे कर्तव्यों के साथ क्या है दोस्तों सह संबंधित हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए देखें व्याख्या क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है भारतीय परंपरा में अधिकार एवं कर्तव्य दोस्तों सहगामी एवं परस्पर क्या दोस्तों पूरक माने जाते हैं, अतः यह क्या है सहसंबंधित होते हैं। ठीक है, फिर देखिए भारतीय परंपरा में अधिकार एवं कर्तव्य दोस्तों सहगामी एवं परस्पर पूरक माने जाते हैं, अतः यह सहसंबंधित होते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में यद्यपि मूल अधिकार की तरह मूल कर्तव्यों को प्रवर्तनीय नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी अपेक्षा रहती है कि कोई नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी क्या दोस्तों सजग रहे, अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है। तो याद रखें दोस्तों भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। तो याद रखें दोस्तों कि अधिकार हमारे कर्तव्यों के साथ क्या है दोस्तों सहसंबंधित हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2017 में जो फंडामेंटल राइट से हमारा पूछा गया तीसरा प्रश्न है उसको देखेंगे दोस्तों यहां क्या कह रहा है। ठीक है, यहां देखिए, चलिए देखिए दोस्तों यहां क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन कौन से परिकल्पित हैं। क्या है दोस्तों, कह रहा है हमारा कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन कौन से परिकल्पित हैं। तो पहला कह रहा है दोस्तों मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध। क्या है, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध। दूसरा कह रहा है दोस्तों अस्पृश्यता का उन्मूलन। तीसरा कह रहा है अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा। और चौथा कह रहा है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो सही आंसर इसमें जो मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि केवल फर्स्ट और फोर्थ। देखिए क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन कौन से परिकल्पित हैं। तो पहला दोस्तों कह रहा है कि मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध। और चौथा कह रहा है दोस्तों कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो यही हमारे पॉइंट फर्स्ट और सेकंड हमारे दोस्तों फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल सही हैं, जबकि सेकंड और थर्ड हमारे सही नहीं दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। क्या है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध आर्टिकल 23 के तहत तथा कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध दोस्तों दिया गया है आर्टिकल 24 के तहत, अतः विकल्प सी हमारा सही है। ठीक है, क्या कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध तथा कारखानों और क्या है खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध किया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आर्टिकल 23 व 24 हमारे इस क्या है बिल्कुल राइट होंगे दोस्तों, जिसके तहत दिया गया है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। और चौथा हमारा कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, केवल 1 और 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों, वह है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलें। पहला प्रश्न देखेंगे 2017 में पूछा गया है फंडामेंटल ड्यूटी से। क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से हमारे भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में क्या है दोस्तों सही है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में क्या है दोस्तों हमारे सही हैं। तो याद रखिए दोस्तों इसका पहला दिया गया है कि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए क्या है दोस्तों एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। क्या है, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। फिर दूसरा कह रहा है दोस्तों हमारा क्या, दूसरा कह रहा है कि वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है, हम सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, ना तो एक ही ना तो दो। ठीक है, कह रहा है मूल कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए संविधान में ना तो कोई विधायी प्रक्रिया दी गई है और ना ही वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। तो याद रखिए दोनों पॉइंट दोस्तों हमारे गलत दिए गए हैं। क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही हैं। पहला कह रहा है कि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है दोस्तों कि वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। और सही आंसर मार्क करेंगे ना तो एक ही ना ही दो। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि मूल कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए संविधान में ना ही कोई विधायी प्रक्रिया दी गई है और ना ही वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2015 में जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे क्या कह रहा है। पहला कह रहा है दोस्तों हमारा कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, या उपबंध किसमें किया गया है। तो याद रखें दोस्तों सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। फिर देखिए कह रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता
और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो याद रखें दोस्तों, मूल कर्तव्य। कह रहा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना एवं उसे अक्षुण्ण बनाए रखने की बात भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत शामिल किए गए मूल कर्तव्यों के खंड में की गई है। इस पॉइंट को याद रखिए। कह रहा है ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 51 क ग में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने का प्रावधान शामिल किया गया है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में दोस्तों मूल कर्तव्यों का प्रावधान मूलतः शामिल नहीं था, बल्कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो याद रखें, मूल कर्तव्य। कह रहा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने एवं उसे अक्षुण्ण बनाए रखने की बात भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत शामिल किए गए मूल कर्तव्यों के खंड में की गई है। ठीक है, आगे यहाँ देखें क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ऊपर क्या कह रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा दोस्तों हमारा कि ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 51 क ग में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने का प्रावधान शामिल किया गया है। किसमें? 51 क ग में। ठीक है, कह रहा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान मूलतः शामिल नहीं था, बल्कि इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा क्या दोस्तों जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे 2012 में जो हमारे मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनकी तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों हमारा क्या, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त, क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त। ठीक है, कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या क्या है? क्या है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या क्या है? ठीक है, तो पहला कह रहा है दोस्तों कि मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की क्या दोस्तों रक्षा। क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है कि सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, तो यह भी हमारा सही दिया गया है। फिर तीसरा कह रहा है कि वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। क्या है? कह रहा है दोस्तों हमारा कि वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। चौथा कह रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। तो इसमें जो हमारे सही दिए गए हैं वह है दोस्तों फर्स्ट, फिर दोस्तों थर्ड और फिर दोस्तों फोर्थ, जबकि हमारा सेकंड दोस्तों गलत दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। फिर देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखिए, पहला दोस्तों कह रहा है कि मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। फिर हमारा थर्ड कह रहा है कि वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। और फिर चौथा कह रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1, 3 और 4 सही है हमारा, जबकि सेकंड दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, सेकंड जो हमारा पॉइंट दिया गया है यह गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2011 में जो हमारे मूल कर्तव्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसके तरफ। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा हमारा मूल कर्तव्य नहीं है? तो कह रहा है लोक चुनाव में मतदान करना, यही हमारा दोस्तों मूल कर्तव्य नहीं है। बाकी दोस्तों वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर दोस्तों कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह भी फंडामेंटल ड्यूटी है। और डी कह रहा है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, यह भी दोस्तों है। ठीक है, जबकि लोक चुनाव में मतदान करना दोस्तों हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो पहला कह रहा है दोस्तों कि लोक चुनाव में मतदान करना, बिल्कुल गलत दिया गया, यही हमारा सही आंसर है। कह रहा है कौन मूल कर्तव्य नहीं है? तो वह है हमारा लोक चुनाव में मतदान करना, ऑप्शन ए हम सही आंसर मार्क करेंगे। जबकि दोस्तों वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये तीनों ही हमारे क्या हैं? मूल कर्तव्य हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मूल कर्तव्य दोस्तों शुरुआत में हमारे संविधान में शामिल नहीं थे। इसको दोस्तों हम लोगों ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर अपने संविधान में जोड़ा था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अब डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से पूछे गए प्रश्नों की तरफ देखेंगे। क्या प्रश्न हमारे कह रहे हैं? 2021 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? क्या है? कह रहा दोस्तों हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो याद रखें दोस्तों, इसका सही आंसर मार्क करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, देखिए कह रहा दोस्तों कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है दोस्तों? वर्णित हैं। ठीक है, कह रहा है भाग 4 के ही अंतर्गत अनुच्छेद 39 के खंड ग में प्रावधान है। क्या है? भाग 4 के ही अंतर्गत अनुच्छेद 39
के खंड ग में प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए क्या अहितकारी संकेंद्रण ना हो। इस प्रकार विकल्प बी हमारा क्या हो दोस्तों, सही उत्तर होगा। ठीक है, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य राज्य की नीति के निदेशक तत्व वर्णित हैं। भाग 4 के ही अंतर्गत अनुच्छेद 39 के खंड ग में प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन बी मार्क करेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत दोस्तों क्या है, धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ठीक है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। सारे प्रश्नों को दोस्तों ध्यानपूर्वक देखते चलें क्योंकि दोस्तों यूपीएससी में फैक्ट रिपीट करते हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम देखेंगे कि डीपीएसपी से संबंधित हमारे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चले। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए देखिए 2020 में जो हमारे डीपीएसपी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग दोस्तों कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट के आदर्श की घोषणा करता है। क्या है, देखिए कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग दोस्तों वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, तो सही आंसर मार्क करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, तो याद रखें राज्य के नीति के निदेशक तत्व। ठीक है, यहां देखें व्याख्या क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि भारतीय संविधान के भाग 4 यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व में यह निहित है कि राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 38(1) में प्रावधान है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अतः विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, तो ऑप्शन ए हमारा कह रहा है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व में यह निहित है दोस्तों कि राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 38(1) में प्रावधान है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे विकल्प ए। और प्रश्न कह रहा था कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, तो याद रखिए ऑप्शन ए राज्य की नीति के निदेशक तत्व हमारे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 2020 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है। यहां देखिए कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत के संविधान के भाग 4 में क्या है, कह रहा है भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से हमारे कौन से सही हैं। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों कि वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे और तीसरा कह रहा है कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन डी। केवल सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं जबकि पहला स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सही हैं। पहला कह रहा है कि वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तीसरा कह रहा है कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को क्या दोस्तों प्रभावित करेंगे। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। ठीक है, व्याख्या देखिए संविधान के भाग 4 यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 तक में दोस्तों राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के संबंध में चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 37 में प्रावधान है कि इस भाग के अंतर्गत उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। क्या है, कह रहा है कि अनुच्छेद 37 में प्रावधान है कि इस भाग के अंतर्गत उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं एवं विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का क्या होगा दोस्तों, कर्तव्य होगा। अतः कथन 1 गलत है तथा 2 व 3 कथन हमारे सही दिए गए हैं। राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा 2020 में पूछा गया है।
कह रहा है दोस्तों कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसमें क्या है, व्यादेशित है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसमें व्यादेशित है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा। ठीक है, फिर से देखें, कह रहा है हमारा कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसमें व्यादेशित है, तो याद रखें राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा। यानी कि भारत में दोस्तों न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा व्यादेशित हैं। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में दोस्तों न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। क्या है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, आर्टिकल 50 के तहत हमारा कहा गया है। और अनुच्छेद 50 दोस्तों हमारा डीपीएसपी यानी कि दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निदेशक तत्व के तहत आता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ जो हमारे डीपीएसपी से पूछे गए 2017 में प्रश्न है उनको देखेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व कह रहा है विधायिका के कृत्यों पर क्या दोस्तों निर्बंधन करते हैं। क्या है, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। और फिर कह रहा है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, ना तो एक ही ना तो दो। ठीक है, फिर देखिए भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व पहला कह रहा है विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं और दूसरा कह रहा है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे ना तो एक ही ना तो दो। ठीक है, व्याख्या देख लेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। कह रहा है यह राज्य की शासन व्यवस्था के क्या है दोस्तों, मूल आधार हैं। इस प्रकार ये सिद्धांत देश के प्रशासकों के लिए एक आचार संहिता प्रस्तुत करते हैं। इन आधारभूत सिद्धांतों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, परंतु ये गैर बाध्यकारी प्रकृति के हैं। साथ ही ये ना तो विधायिका और ना ही कार्यपालिका पर किसी प्रकार का निर्बंधन लगाते हैं। अतः दिए गए विकल्पों में हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं जो कि हमारे 2017 में पूछे गए हैं। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में क्या दोस्तों जोड़ा गया था। तो सही आंसर मार्क करेंगे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ठीक है, ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। फिर देखिए कह रहा है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था। तो याद रखें उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ठीक है, फिर देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 यानी कि 43A उद्योग प्रबंधन में दोस्तों कामगारों की भागीदारी से संबद्ध है। क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी से संबद्ध है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत किया गया और यह अनुच्छेद दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ठीक है, व्याख्या कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी से संबद्ध है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत किया गया है और यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 2015 में पूछे गए राज्य के नीति निदेशक तत्वों के प्रश्नों को देखेंगे। कह रहा दोस्तों कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है, यानी कि वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है। तो देखें भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, एक बार और यह प्रश्न पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में भी पूछा गया है। ठीक है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है। तो याद रखें दोस्तों सही आंसर मार्क करेंगे राज्य की नीति के निदेशक तत्व। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2015 में जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, देखिए ध्यानपूर्वक, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कह रहा है हमारा कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में क्या है, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। क्या है, ये तत्व हमारे देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला पॉइंट। फिर दूसरा कहेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है दोस्तों कि इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या एनफोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों और सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे राइट आंसर दिए गए हैं। ठीक है,
देखिए कह रहा है दोस्तों कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की क्या दोस्तों करते हैं, व्याख्या करते हैं। ठीक है, फिर देखिए कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों हमारा क्या कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कह रहा है कि इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या एनफोर्सिएबल नहीं है, तो बिल्कुल सही है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। और फिर देखेंगे व्याख्या कह रहा है कि अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग अर्थात भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक के अंतर्गत शामिल उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी दोस्तों इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का क्या होगा दोस्तों, कर्तव्य होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग अर्थात भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक के अंतर्गत शामिल उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना क्या दोस्तों, राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 2014 में जो हमारे डीपीएसपी से प्रश्न पूछे गए हैं उनकी तरफ देखेंगे। यहाँ कह रहा है क्या दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा हमारा कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हम क्या, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में। फिर देखिए कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है, तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में। ठीक है, फिर देखिए भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है, तो याद रखें दोस्तों राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखें क्या कह रहा है डिटेल, यहाँ देखें ध्यानपूर्वक। कह रहा दोस्तों भारत के संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के खंड में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया गया है। यह भी याद रखिएगा, आर्टिकल 51 हमारा संबंधित है दोस्तों किससे, वह है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से। यह डायरेक्ट आर्टिकल भी कई बार पेपर में पूछा गया है। और दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग अगली वीडियो में लाएंगे दोस्तों और पूरी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।